कहानी की शुरुआत में एक बंदा बोल रहा होता है कि ये बताओ यामादा कि तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो उस आइलैंड से यानी कि सिनसेनगुमी आइलैंड से वापस लौटे हो। तो आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। वो ये बताता है कि जब मैं पहली बार उस आइलैंड पर गया था काफ़ी लोग आगे बढ़ गए, लेकिन मैं जिस कैदी के साथ गया था वह कैदी आगे गया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। शायद वो मर गया होगा। मैंने बहुत लोगों से भी बातें की, लेकिन मैं एक जगह पर बैठा रहा। मैंने चीज़ों को देखा लेकिन कभी उनके पास नहीं गया, ऐसा वो बताता है। लेकिन यह भी बोलता है कि यह आइलैंड नॉर्मल इंसानों की दुनिया से अलग है और ये जगह पर जो भी गया है कभी जिंदा नहीं आया है। तब वो बोलता है, यानी कि वही लीडर, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि शोगुनौती ही है जो इडियट्स है जो इस जगह पर जाना चाहता है अमरता की तलाश में, ऐसा वो बताता है। तभी उससे वो लोग गुस्सा भी हो जाता है। तभी दूसरी तरफ एक और बंदा रहता है, वो उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है। तब वो इंसान खत पढ़ने लगता है कि वापसी के दौरान जो यामादा है वो रिटर्न कर चुका है सिंसेक्यो में और ऑब्जर्व किया है चीज़ों को। और ये भी बताता है कि ये बंदा काफ़ी अच्छा काम कर चुका है जिसका नाम है यामादा असाइमन सुगेन, जिसकी काबिलियत तारीफ बहुत कमाल की है। हम देख पाते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीका होता है, जो दोस्त हो, जो पिंक वाल वाला या पर्पल वाल वाला है, वो जीका है। तो जीका बोलता है कि समुराइज की कोई इज्जत ही नहीं है। तभी उससे यामादा बोलता है, फिलहाल तो हम सिचुएशन में हैं, उस समय हमें मजाक मस्ती शोभा नहीं देता है। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो यामादा है करेंटली वो आइजन की जगह पर है। तभी जो जीका है वो बोलता है, तो ये क्या बात है, क्या वो कोई क्रिमिनल था। तभी यामादा बताता है कि सच कहो तो ईवा गाकुरे में नेक्स्ट सिनोबी के रूप में उसे भेजने वाले थे। वो ये भी बता रहा होता है कि हर साल एक सिनोबी को चुना जाता है जो कि ईवा गोकुरे में एक क्रिमिनल होता है और उसे उस आइलैंड पर भेजा जाता है। वो ये भी बता रहा होता है यामादा कि क्रिमिनल्स भरोसा करने लायक नहीं है, इसीलिए जिक्का तुम मेरे साथ चलोगे उस आइलैंड पर। तब वो घबरा जाता है और जिक्का बोलता है मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस आइलैंड से। तभी जो यामादा रहता है उसकी आंख में आंसू आता है और वो बोलता है कि जितने भी लोग थे, टेंजा, किसरो, सागिरी, और सारे लोगों को अगले दिन रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आज तीसरा दिन है और किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। यामादा ये भी बता रहा होता है कि हम वहाँ पर जाएंगे, अपना मिशन पूरा करेंगे और आ जाएंगे, बस हमारा यही काम है। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है, लॉर्ड समुराई, आपने जो चीज़ बोली थी वो थोड़ी सी खतरनाक है। तभी वहाँ पर जिक्का बोलता है, माफ़ करना, लेकिन वो खतरनाक आइलैंड से हमें यही मिला लाने के लिए। हालांकि तुम एक काम करो, इसे रस्सियों की मदद से फंसाकर थोड़ा सा आगे ले आओ, ऐसा वो बता रहा होता है। फिर हम उस भयानक चीज़ को देख पाते हैं जो कि यहाँ की तो नहीं है, शायद वो आइलैंड की ही होगी। हम देखते हैं यामादा उसे छूता है, बोलता है ये जिंदा नहीं है। तभी वो सब लोग आगे चल रहे होते हैं। तभी यामादा बताता है कि जैसा ही हमने सोचा था, हमें रिपोर्ट करने के लिए चारों की टीम बनानी पड़ेगी जिसमें हम सबको चलना पड़ेगा। हमें दो और नए लोग दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि जिक्का हमारे साथ चलने वाला है। दूसरी तरफ यामादा है जो कि सबको लीड करेगा। दूसरी तरफ हम एक ऐसे आदमी को देख पाते हैं जो कि बोलता है, ताओ एक अजीब चीज़ है, अगर तुम उसे इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी बॉडी को अलग कर देता है और एक अजीब चीज़ का अनुभव देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उसके बगल में एक स्केलेटन रहता है जो कि उससे बात कर रहा होता है। तभी वो स्केलेटन वाला आदमी बोलता है कि क्या आत्मा और शरीर एक नहीं है। तभी वो दोनों बात करने ही वाले होते हैं। तभी कोई लड़की आती है और बोलती है कि क्या तुम दोबारा से यही सब चीज़ों में बात कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो जो हड्डी मानव है वो उसका नमस्कार करता है और सर झुका लेता है। तब वो लड़की बोलती है कि अरे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो लोग समुद्र में होता है और वो लड़की बोलती है बुल रैन। इससे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है रैन। तभी तोहफा, दोस्तों ये लड़की का नाम तोहफा है तो हम इसे तोहफा बोलेंगे। तो जो तोहफा है वो बता रही होती है कि चलो नई प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत करता है और वो लड़का भी उसके हाँ में हामी भरता है। हम देखते हैं कि जो रैन है वो बताता है कि म्यूजिक के द्वारा हर चीज़ की टेक्निक की जाए, मेडिटेशन किया जाए तो ये चीज़ शरीर को और दिमाग को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है। और वहाँ पर तैन भी आता है अपनी एक्सरसाइज करके। तभी जो तोहफा है वो उसको भी नमस्कार करती है और जो तोहफा है वो टैन को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है, लेकिन वो गलती से ग्लोइंग इफेक्ट तो डालना ही भूल जाती है। तब वो जूजिन से पूछती है, तब वो भी बोलती है कि मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो दूसरी तरफ सारे क्रिमिनल्स को बताया जाता है कि ये तेंसिन का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तभी हम देखते हैं कि जो सागरी है वो बोलती है कि फिलहाल मेरा सबसे बड़ा गोल यही है कि गाबी मारू और माई-सान को ढूंढना है मुझे। सैगरिन ये भी बता रही होती है कि गाबी मारू का गोल है एलेक्सेल ऑफ लाइपियादी की अमरता, और अगर उसे वो पाना है तो उसे तेंसिन कासल जाना पड़ेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है और बहुत सारे तेंसिन लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तब हमें वहाँ पर उसके साथ पहुँचना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वहाँ जाने से पहले बहुत सारे क्रीचर रहते हैं जो कि तेंसिन की हवेली की रक्षा कर रहे होते हैं। अगर हम वहाँ पर जाने की कोशिश भी करें तो उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। तभी वो लड़की मना कर देती है, यानी सैगरीन, और बोलती है नहीं, हमें जाना ही होगा। तभी जो यूजरी है वो नखरे करने लगती है। तभी जो सागरीन है वो बताती है यूजरे को कि तुम्हें ये बात पता है कि यहाँ पर कोई अमरता नहीं है और यहाँ पर बस खतरे ही खतरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जिएंगे तो साथ में जिएंगे और इस जगह से साथ में निकलेंगे, इसलिए हमें गाबी मारू को यहाँ से लेके जाना ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो उन सबको हरा पाएगा। बताओ तुम मेरी मदद करोगी। हम देखते हैं कि इससे जो यूजरी है वो शांत हो जाती है, मतलब कि उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात को लेकर।
दूसरी तरफ हम गाबी मारू का सीन दिखाया गया रहता है जहाँ पर गाबी मारू अपनी पलटन के साथ चल रहा होता है। लेकिन जो गाबी मारू रहता है वो थोड़ा-सा परेशान रहता है क्योंकि उसको अपने अतीत का कुछ याद नहीं आ रहा होता, मतलब कि उसकी मेमोरी थोड़ी-सी लॉस हो गई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक तेनसेन और गाबी मारू की तरफ वो बढ़ता है और हमला करता है। हम देखते हैं वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी जो गाबी मारू है वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिसके कारण वो गिर जाता है। तभी माई-सान बोलती है कि गाबी मारू, उसका जो ताव है वो काफ़ी मजबूत है। तभी वो दोबारा से उठता है और गाबी मारू को पटक देता है। हम देख पाते हैं कि वो बहुत जल्दी ही रिकवर कर पाता है, उसकी ताकत काफ़ी बेमिसाल है। लेकिन गाबीमारू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो भी उसे लातों पे लात और घूंसों पे घूंसे दे रहा होता है। हम देख पाते हैं कि जो गाबीमारू है वो उसकी आंख, उसके गर्दन और उसके वीक पॉइंट्स पर हमला कर रहा होता है ताकि उसके सेंसेस लूज हो जाए, जिसके कारण उसका नियंत्रण डिसबैलेंस हो जाए। ऐसा वो करने की रणनीति बनाकर ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो तानसेन है वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही कुछ है। लेकिन वो भी काफ़ी खुश हो रहा होता है ऐसे इंसान से लड़के जो कि वाकई उसकी बराबरी या टक्कर का है। हम देख पाते हैं वो जो तानसेन है वो एक पैर मारता है धरती पर, जिसके कारण धरती फट जाती है और उसके बाद वो गाबीमारू को मुक्का मार के बोलता है तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और हम माई-सान के नज़रिए से देख पाते हैं कि जो गाबीमारू है उसका जो ताव है वो यानी कि ताव एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्स नहीं है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो गया है, जबकि उसे बैलेंस लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो तानसेन है उसका पता नहीं कौन बंदा है जो कि उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। हम देखते हैं जैसे वो हमला करने वाला होता है तभी वो बूढ़ा इंसान उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे अपने टकले से मारकर बोलता है कि मैं कमज़ोर लोगों से लड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन तुमने हद पार कर दिया है। लेकिन वो उसे फाइट करते हुए बता रहा होता है कि मैं जब भी लोगों को देखता हूँ, अमीर लोग बस अपने ही होड़ में रहता है और गरीबों को परेशान करता है। हमने बैंडिट ग्रुप बनाया था, एक लुटेरे का ग्रुप, लेकिन हमारा प्लान अलग था। हम देखते हैं कि इस बार उसने जिस हिसाब से तलवार पकड़ी है इससे वो बूढ़ा इंसान थोड़ा सतर्क हो जाता है। तभी वो बोलता है कि बाकी लोगों पर हमला करो। तभी वहाँ से कोई अजीब सा क्रीचर चलते हुए आता है। तभी वो लड़का बोलता है कि पीछे हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं गाबीमारू उस हाफ तानसेन से लड़ रहा होता है। हम देख पाते हैं जो तानसेन है उसे ये बात याद आती है कि हम अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं और उसकी मूवमेंट भी देख सकते हैं, और वो ऐसा ही करके गाबीमारू को जमीन पर ले आता है। दूसरी तरफ गाबीमारू सोच रहा होता है कि अगर मैं फोकस नहीं होऊंगा तो फिर मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है और उसे अपने ससुर की एक बात याद आती है कि एक असली निंजा वो होता है जो कि अपने ध्यान को बैलेंस करके चले और बाकियों के रणनीति को समझ पाए। तभी हम देखते हैं उसकी फायर टेक्निक के कारण जो तानसेन है, हाफ तानसेन, वो जलने लगता है और उसके बाद गाबीमारू उससे एक चीज़ बोलता है कि उनको मरने का डर नहीं लगता जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनको मरने से डर लगता है जो कि ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तभी दूसरी तरफ जो तानसेन है वो भी बोलता है शायद तुम सही ही कह रहे हो, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो बंदा भी बोलता है कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए और जो चीज़ मेरे पास चाहिए वो मेरे पास है, तो मैं उसे खोने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं वो भी अपनी इविल फॉर्म में आ जाता है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं। अब हम उसका ये लुक देख पाता है, यानी कि उसका हाफ तानसेन का ये लुक, जिसमें अब वो इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 2 में, और वीडियो को कम से कम 40 लाइक कर दीजिएगा।